हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों की चर्चा हो रही है पुनर्जागरण पर, जिसमें कि कुछ लगभग 30% सिलेबस जो यानी कि इसका जो सिलेबस है उसको हम कवर कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियो अगर आपने बच्चों देखा होगा तो हमने जो है पुनर्जागरण को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहले तो पहले दिन जो पुनर्जागरण से संबंधित जो फर्स्ट वीडियो गया है, तो उसमें हमने पुनर्जागरण की का अर्थ और परिभाषा इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया। फिर जो दूसरा पार्ट था कि मानचित्र या मैप, तो मैप के माध्यम से भी हम आपके समक्ष आपके जो इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए मैप के माध्यम से जो है पुनर्जागरण कहाँ हुआ और क्यों हुआ इसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया। अगर आप लोगों ने जिस तरह से हमने आपको मैप समझाया था, अगर आप लोगों ने वर्ड मैप को देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो मैं फिर से आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अगर अगर वर्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है आपको वर्ड मैप आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वर्ड मैप जाने बिना किसी भी देश के कहाँ पर स्थित है ये जाने आपको वर्ड हिस्ट्री जो है आपके लिए आसान होने वाली नहीं है। अगर आपने वर्ड मैप को पर कमांड कर लिया तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और बार बार हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चाहे अमेरिकन क्रांति स्टार्ट करें या इंग्लैंड की क्रांति स्टार्ट करें, तो इसमें आपको वर्ड की सिचुएशन जो वर्ड यानी कि सारे देशों के कहाँ सारे देश कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो इसकी आपको जो है जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आप लोग जरूर, अगर वर्ड मैप नहीं है तो आप लोग वर्ड मैप ले लें और उसको जो है एक बार रिवीजन करने के पहले एक बार जरूर उसको उसका जो है आकलन करें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमने मैप के माध्यम से आपको बताया कि जो पुनर्जागरण है वो कहाँ पर हुआ था, और पुनर्जागरण के कारणों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ था। तो बहुत सारे कारण निकल करके आए थे, वो कौन कौन से हैं, तो अगर इसके बारे में डिटेल आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप लास्ट वीडियो देखिए जा करके आपको सारी चीज एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक की ओर अपने चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि आज हम लोग, कल हमने पढ़ा था कि पुनर्जागरण जो है इटली में ही क्यों हुआ। हमने कल बताया था आपको कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जो इटली में ही पुनर्जागरण हुआ। इटली के आसपास भी देश थे, जैसे कि फ्रांस था, पुर्तगाल था, ऑस्ट्रिया थे, बहुत सारे देश थे। तो जब यूरोपियन देश हैं, तो जब इटली में हुआ तो इसके पड़ोसी देशों में भी होना चाहिए। तो क्यों नहीं हुआ, इटली में ही क्यों पुनर्जागरण हुआ, इसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा किया। जैसे कि उसका एक जो भौगोलिक स्थिति थी कि इटली में जो पुनर्जागरण हुआ इटली के फ्लोरेंस शहर में, तो उसके कारणों में से मुख्य रूप से निकल करके क्या आया कि एक तो इटली की भौगोलिक स्थिति इस तरीके की थी कि वहां का क्लाइमेट जो है बहुत अच्छा था, लोगों के अनुकूल था, और उसका पुट आउट जो है अधिक कम मेहनत के बावजूद भी वहां का जो पुट आउट था तो बहुत अच्छा होता था। तो इस तरह से ये भी जो है यही कारण बना सबसे बड़ा कि इटली की भौगोलिक स्थिति, कि वहां पर इटली में पुनर्जागरण हुआ। दूसरी चीज क्या थी कि इटली में जो है जितने भी विद्वान थे, सारे विद्वानों को जो है आश्रय प्रदान किया जा रहा था। इस वजह से भी जो है क्या हुआ, इटली में ही पुनर्जागरण हुआ। और इटली के बहुत सारे शहर उस समय व्यापारिक उन्नति की वजह से बहुत सारे महत्वपूर्ण शहरों का विकास हो रहा था। इस वजह से ये कई सारे कारण निकल करके आए कि इटली में ही पुनर्जागरण हुआ, न कि अन्य देशों में। क्लियर हुआ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पुनर्जागरण का जो है प्रभाव क्या क्या पड़ा, किस किस क्षेत्र में पड़ा। तो पुनर्जागरण का प्रभाव तो बहुत व्यापक रूप से पड़ा था। जैसे कि मूर्ति जो स्थापत्य के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था पुनर्जागरण का। इसके बावजूद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था वो किसमें पड़ा था, साहित्य के क्षेत्र में पड़ा था। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो मध्यकाल में था, तो मध्यकाल में चर्च ही हर चीजों पर हावी था। कोई भी चीज हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे स्थापत्य हो, चाहे कला हो,
यानी XYZ कुछ भी हो, धर्म पर ही सारी चीजें टिकी हुई थी। धर्म के अलावा कोई बात नहीं होती थी और जो उस समय के लोग थे वो पारलौकिक चिंतन में जो है क्या रहते थे, व्यस्त रहते थे। आधुनिकता के बारे में यानी मॉडर्न जिस युग में जी रहे हैं इसके बारे में इनको कोई चिंता नहीं रहती थी। ये सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद का जो फ्यूचर होगा उसके बारे में चिंतित रहते थे और चिंतन किया करते थे। इसके जब इस तरीके से यहाँ की सिचुएशन ये थी तो समय के साथ बहुत सारे विचारकों का जन्म हुआ इटली के फ्लोरेंस शहर में, जिन्होंने देखा कि ये तो जो तत्कालीन समय था तो उसके लिए ये बहुत घातक सिद्ध हो रहा था। तो इन लोगों ने इन चर्च की कुरीतियों पर क्या किया, कुठाराघात किया और इनके विरोध में खड़े हुए। तो यहाँ तो जो विद्वान थे इनके विरोध में खड़े हुए तो हुआ क्या कि बहुत सारे विद्वान तो ऐसे थे हुए कि जिनको फांसी दे दी गई, जिनको जला दिया गया, लेकिन फिर भी ये कारवां चलता रहा, एक के बाद एक आते रहे। और इन लोगों ने क्या किया, बहुत कठिना मतलब कहने का मतलब है कि पूरे खुले रूप में जो है चर्च के विरोध में आए और उसका रिजल्ट भी हमें आगे को देखने के लिए मिला। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण के प्रभाव। तो सबसे बड़ा व्यापक प्रभाव किसमें पड़ा था, साहित्य के क्षेत्र में पड़ा था। क्लियर हुआ, साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव क्या क्या पड़ा था इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आज जितना भी पॉसिबल है उतना हम आपसे चर्चा करेंगे और अगर जो बचता है साहित्य का पार्ट तो उसको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम जो है लेकर के आएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि साहित्य पर प्रभाव क्या पड़ा कि जो पुनर्जागरण के पहले का जो साहित्य हुआ करता था तो उस समय का साहित्य सिर्फ और सिर्फ 2 भाषाओं में ही लिखा जाता था। कितने भाषाओं में, 2 भाषाओं में। तो वो भाषाएं कौन कौन सी थी, वो भाषाएं होती थी, एक यूनानी थी और दूसरी लैटिन थी। ये ही सिर्फ 2 भाषाएं थी जिन पर साहित्य का लेखन किया जाता था, यानी पुस्तकें लिखी जाती थी। अदर कोई भाषाएं नहीं लिखी जाती थी, इनकी मान्यता नहीं थी। और इसके बाद में अगर अन्य भाषाओं में यदि कोई लेखक या साहित्यकार अगर साहित्य को लिखता था तो उनकी जो है बुक्स को जला दिया जाता था, उनकी बुक्स को जला दिया जाता था। और अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं मानते थे, फिर भी ये विरोध करने के बावजूद भी अगर ये साहित्य को लिखते थे तो उसी लेखक को जला दिया जाता था, वो जो बात नहीं मानता था। तो ये सिचुएशन आ चुकी थी मध्यकाल में। क्लियर हुआ। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि पुनर्जागरण से पूर्व सिर्फ और सिर्फ 2 भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा था। वो कौन सा था, तो वो था एक यूनानी और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा लैटिन था। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में जब पुनर्जागरण हुआ 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में जब पुनर्जागरण हुआ, लोगों ने विरोध किया तो इन लोगों को हेल्प क्या मिली कि जो साहित्य लेखन था जो है तो वो कौन सी भाषाओं में लिखा जाने लगा, उस वहां पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो है साहित्य लिखा जाने लगा। तो वो क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी थी, आइए जानते हैं। तो वो क्षेत्रीय भाषाएं थी जैसे फ्रांसीस थी, स्पेनिश थी, अंग्रेजी थी और पुर्तगीज थी। इन भाषाओं में पुनर्जागरण के पूर्व जो है साहित्य को लिखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब पुनर्जागरण समाप्त हो गया उसके बाद में जो है क्षेत्रीय भाषाओं को भी जो है आश्रय मिला और इन लोगों ने जो है क्षेत्रीय भाषाओं में जो है साहित्य का लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में आता है क्या कि लेखकों ने क्या किया कि अगर साहित्य लिखा जाता था तो सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही लिखा जाता था, ना ही शिक्षा पर लिखा जाता था, ना आने वाली जनरेशन के लिए कि जैसे उस समय जो रूढ़िवादियां थी समाज के बारे में या फिर जो मतलब उस समय की तत्कालीन स्थिति होती थी उसके बारे में भी कोई साहित्य नहीं लिख सकता था, सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही लिखता था। अगर साहित्यकार जबरदस्ती करता था
तो उसको जो है फांसी दे दी जाती थी या फिर उसको जिंदा जला दिया जाता था। इतना मतलब क्रूरता का व्यवहार किया जाता था लोगों के साथ। तो हुआ क्या कि जब पुनर्जागरण हुआ तो इसका जो साहित्यकार थे यानी कि जो विचारक थे, इन समाज सुधारक थे, इन लोगों ने इसका विरोध किया और इसके पुनर्जागरण के बाद धर्म से हटकर जो है साहित्य लिखा जाने लगा। क्लियर हुआ कि समाज में क्या हो रहा है, उसके सुधार के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, राज व्यवस्था के लिए और हास्यास्पद नाटक, मतलब बहुत सारे व्यापक क्षेत्र में जो है साहित्य लिखा जाने लगा, जो कि पुनर्जागरण काल के पूर्व के समय जो है एक लिमिटेड था। वो लिमिटेड क्या था? सिर्फ और सिर्फ धर्म पर साहित्य टिका हुआ था। वो जो है पुनर्जागरण के बाद की का जो इतिहास था वो एकदम चेंज हो गया। समझ में आया ना? अब इसके बाद में क्या है कि इस तरह से जब साहित्य का क्षेत्र व्यापक हो गया, हर क्षेत्र में पुस्तकें लिखी जाने लगी, तो हुआ क्या कि लेखकों ने जो है स्वतंत्र रूप से धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। क्या किया कि भाई जब बढ़ावा मिला व्यापक रूप से लिटरेचर लिखने का, तो जो साहित्यकार थे तो ये जो है किसी भी बिना बंधन के स्वतंत्र होकर के जो है वो क्या करने लगे? साहित्य लिखने लगे। समझ में आया ना? अब इसके बाद में जो है तीसरे नंबर पर क्या आता है कि लेखन की नवीन विधाओं का विकास भी हुआ। क्या हुआ? लेखन की नवीन विधाओं का विकास हुआ। लेखन की नवीन विधाएं कौन कौन सी? जैसे कि गद्य और पद्य में, ठीक है, तो वो नवीन विधाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो उपन्यास भी इस समय लिखे जाने लगे। यहाँ पर उपन्यास लिखा गया। और क्या लिखा गया? निबंध लेखन कार्य भी प्रारंभ हो गया। और क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष लेखन प्रारंभ कर दिया। हमने आपको पहले ही बताया है कि पुनर्जागरण के पूर्व का साहित्य कैसा हुआ करता था। तो पूर्व का साहित्य जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही टिका हुआ था, किंतु पुनर्जागरण के बाद प्रभाव क्या पड़ा कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी लिखा जाने लगा। धर्म पर यह जरूरी नहीं था कि हमें धर्म पर ही साहित्य लिखना है, धर्म निरपेक्ष भी साहित्य जो है लिखा जाने लगा था। धर्म से हट करके भी बहुत सारे साहित्य लिखे गए और ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो है समाज में देखने को मिला पुनर्जागरण के बाद। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि साहित्य के क्षेत्र में जैसे आत्मकथा भी लिखा गया। लोगों ने यानी कि साहित्यकारों ने या राजाओं के बारे में जो है इस समय क्या लिखा गया? आत्मकथाएं भी लिखना प्रारंभ कर दिया। ये क्या है? साहित्य की विधाएं हैं। साहित्य की विधाएं कौन कौन सी? जैसे निबंध है, आत्मकथा है, धर्म ग्रंथ है। ये जो है क्या है? ये विधाएं हैं साहित्य की अलग अलग तरीके से। तो इसमें क्या है कि आत्मलेखन कार्य, आत्मकथा भी लिखी गई इसी समय में, यानी कि पुनर्जागरण के बाद में। फिर क्या है कि धर्म ग्रंथों का अनुवाद भी किया गया। धर्म ग्रंथों का अनुवाद कैसे किया गया? अनुवाद तो होगा ही, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ थे, ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल की प्रतियां जो थी, तो आम जनमानस हो सकता था नहीं समझ पा रहे थे, और भी अन्य बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें थी जिनकी लैंग्वेज बहुत टफ होती थी, तो वो आम जनता को वो भाषा समझ में नहीं आती थी। तो उनका क्या किया? साहित्यकारों ने उनका अनुवाद किया और अनुवाद करने के बाद में जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उन क्षेत्रीय भाषाओं में उन सभी जो धार्मिक ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया गया और अनुवाद करने के बाद में ये आम जनता तक पहुंचाया गया, ताकि जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति होता था, निवासी होता था, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा होती थी, उस क्षेत्रीय भाषा में भी उन साहित्यों का जो है क्या किया गया? अनुवाद किया गया, ताकि हर एक व्यक्ति सरल से सरल तरीके में, यानी कि अपनी मातृभाषा में उस बात को समझ सके। और ये सबसे बड़ा चेंजमेंट किसकी देन थी? पुनर्जागरण की तो थी ही, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा कारण पुनर्जागरण का बताया था। क्या? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, यानी प्रिंटिंग प्रेस का अधिक से अधिक प्रयोग। पहले क्या हुआ करता था? पहले के टाइम यानी कि पुनर्जागरण के पूर्व क्या हुआ करता था कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं, इतना ज्यादा नहीं किया गया था,
जितना कि पुनर्जागरण काल में किया गया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटिंग प्रेस था, तो प्रिंटिंग प्रेस और कागज के आविष्कार ने जो है, जो धार्मिक ग्रंथ थे, इनको अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में इनको प्रिंट किया गया और प्रिंट करने के बाद ये आम जनमानस तक पहुंचाया गया। आम जनमानस ने जब उन प्रतियों को पढ़ा तो उनको सच्चाई उसकी पता चली उसके बारे में कि जो धर्म के पुजारी थे, यानी कि चर्च के पादरी लोग थे, वो किस तरीके से गलत, इतनी ज्यादा गलत तरीके से जो है जो ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल की प्रतियों को कैसे गलत व्याख्या किया जा रहा था, समाज के समक्ष कैसे गलत तरीके से परोसा जा रहा था। इससे उनको इसकी सच्चाई के बारे में पता चली, किसके द्वारा? प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। समझ में आया ना? तो होता क्या है कि धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। जब धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया तो आम जनमानस जो है आम जनमानस यानी क्षेत्रीय भाषा में जब अनुवाद हुए तो आम जनमानस जो है वो सरल से सरल भाषा में जो अनुवाद किया गया तो उसको समझने में जो है वो क्या हो गया? सक्षम हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद में कि जो लेखन कार्य था वो कैसा हो गया? ये आलोचनावादी हो गया था। लेखन कार्य कैसा हो गया था? आलोचनावादी हो गया था। वो कैसे? आलोचनावादी तो होना ही होना है भाई। जो मध्यकाल में चर्च जो है बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट का जो है गलत तरीके से व्याख्या कर रहा था, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और प्रतियां लोगों तक पहुंची, उनकी सच्चाई पता चली, तो लोगों ने क्या किया कि जो ग्रंथ थे, यानी कि मतलब आलोचनात्मक वर्णन किया। इन सभी लोगों का जो है आलोचना करने लगे। कौन? आम जनमानस भी साहित्य के क्षेत्र में जो है ये क्या हुए? जागरूक है। और ये क्या करे? लेखन कार्य कैसे प्रारंभ कर दिए? आलोचनात्मक रूप से, कि क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरीके से उन्होंने सच्चाई को जाना और चर्च की आलोचना की और आलोचनात्मक रूप से अपने लेख भी लिखे। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए। तो बदलाव क्या क्या आए कि बदलाव सबसे बड़ा, एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं हम आपको, कि बदलाव ये हुआ कि पुनर्जागरण के पूर्व सिर्फ 2 भाषाओं में जो है साहित्य लिखा जा रहा था। एक कौन सा था? एक था यूनानी और दूसरा था लैटिन। जब पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण के बाद में जो है लेखन कार्य कैसा हो गया? क्षेत्रीय भाषाओं में जो है साहित्य लिखने का अधिकार मिल गया। क्लियर हुआ? इसके बाद में दूसरा क्या है? वो क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी थी? फ्रांसीस, स्पेनिश, अंग्रेजी और पुर्तगीज। इन जो ये मुख्य रूप से 4 भाषाएं स्टार्टिंग में निकल करके आई। इसके बाद में भी अन्य भाषाओं को वरीयता मिली। जैसे जैसे विद्वान जागरूक हुए, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में जो है लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन ये मुख्य रूप से 4 हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या बताया है कि लेखन कार्य सिर्फ धर्म से जुड़ा होता था पहले के समय में, यानी पुनर्जागरण के पूर्व। लेकिन पुनर्जागरण के बाद जो है, जो साहित्य का क्षेत्र था वो व्यापक रूप में लिखा जाने लगा। विज्ञान के क्षेत्र में भी साहित्य लिखा गया। इसके बाद में समाज के बारे में भी साहित्य लिखा गया। और क्या लिखा गया? और इसके बाद में जो लेखक थे, इन्होंने स्वतंत्र रूप से बिना भय के जो है भय मुक्त होकर के साहित्य लिखना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में लेखन की नई नई यानी कई सारी विधाओं का जो है क्या हुआ? विधाओं का विकास हुआ। जैसे उपन्यास लेखन प्रारंभ हो गया, फिर निबंध लेखन भी प्रारंभ हो गया, और क्या किया गया कि धर्मनिरपेक्ष लेखन भी जो है प्रारंभ कर दिए गए। फिर क्या है? इसी समय आत्मकथाएं भी बहुत ज्यादा मात्रा में लिखी गई, और फिर धर्म ग्रंथों का अनुवाद भी हुआ, और लेखन कार्य कैसा हो गया था? आलोचनावादी हो गया था। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? अब इसके बाद में जो हमने आपको बताया है कि पुनर्जागरण कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। तो कुछ इटली के ही साहित्यकार हैं जिन्होंने जो है साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो कुछ साहित्यकारों के बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज,
तो इटालवी साहित्य में त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। त्रिमूर्ति यानी तीन मूर्ति। वो कौन कौन से थे? तो वो थे इटालवी साहित्य के त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो एक थे दांते, दूसरे थे पेट्रार्क और तीसरे कौन थे? बुकासियो। कौन से थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जानने की जरूरत है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन कि इटालवी साहित्य का त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है या किसे नहीं कहा जाता है। कभी मैचिंग करने में मिला देता है, कभी कथन और कारण में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सपोज दैट इन तीनों को दे दिया, किसी तीसरे का उठा करके नाम दे दिया और बोल दिया इटालियन साहित्यकार नहीं है। तो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। पढ़ने से ही काम नहीं चलने वाला है और आपने रिवीजन भी अच्छे से किया हुआ है। तो हमने क्या जाना? इटालवी साहित्य के त्रिमूर्तिकार के रूप में कौन कौन से लोग थे? तीन साहित्यकार आते थे। वो कौन कौन से थे? एक थे दांते, दूसरे थे पेट्रार्क और तीसरे कौन थे? बुकासियो। अब हम एक एक साहित्यकार के बारे में यानी इन तीनों में से किसकी किसकी कौन कौन सी पुस्तकें थी उसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दांते की। दांते साहब की पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो दांते साहब की पुस्तकें तीन आई हैं मुख्य रूप से निकल करके, जिनको दांते की प्रसिद्धि में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन पुस्तकों ने। तो पहली पुस्तक जो है कौन सी है दांते की? एक है डिवाइन कॉमेडी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिवाइन कॉमेडी ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिली है। और दूसरी पुस्तक कौन सी है? वितनाओ। और तीसरी पुस्तक है मोनाकिया। तीन पुस्तकें हैं दांते की। कौन सी है? एक तो डिवाइन कॉमेडी, दूसरी कौन सी है? वितनाओ, तीसरी कौन सी है? मोनाकिया। अब सबसे पहली चीज बात करते हैं डिवाइन कॉमेडी की। तो ये जो है एक मतलब कहने का मतलब है कि ये हास्य पुस्तक है, यानी कि ये व्यंग्य शैली में लिखी गई है। इन्होंने इसमें जो है मृत्यु के बाद की और मृत्यु के पहले की भी कहानी बताई है। किसमें? डिवाइन कॉमेडी में। इसमें इन्होंने बताया है कि कुछ एक तरीके से स्टोरी है कि मेरे मरने के बाद मैं कहीं जा रहा था, मुझे रास्ते में एक विद्वान मिले और उन्होंने हमें स्वर्ग का रास्ता और नर्क का रास्ता दिखाया। जब मैं स्वर्ग के रास्ते से जा रहा था तो एक लाइन मिली, उसमें साहित्यकार, डॉक्टर, वकील, मतलब सारे लोग खड़े हुए थे। कुछ इस तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। आप अगर आपके पास कोई वर्ड हिस्ट्री की बुक हो तो आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डिवाइन कॉमेडी जो है इसमें इन्होंने क्या लिखा है? ये व्यंग्य शैली में लिखा है। ये हास्य काव्य है इनका मुख्य रूप से, और ये डिवाइन कॉमेडी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? वितनाओ। वितनाओ क्या है? तो ये एक प्रेम कहानी है। इन्होंने अपनी ही प्रेम कहानी लिखी है। किसमें? वितनाओ में। हालांकि प्रेम कहानी लिखी है लेकिन जिसके बारे में लिखा है तो उससे इनका विवाह नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने प्रेम कहानी जो है इस काव्य के माध्यम से जो है व्यक्त कर दिया। इसके बाद में दांते की तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है? तो मोनाकिया है। ये जो है राजनीति से संबंधित है। क्लियर हुआ कि तो दांते की तीन पुस्तकें निकल करके आई मुख्य रूप से। वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है डिवाइन कॉमेडी, दूसरी है वितनाओ और तीसरी कौन सी है? मोनाकिया। तो डिवाइन कॉमेडी कैसी है? हास्यास्पद पुस्तक है। और वितनाओ में क्या है? वितनाओ पुस्तक में क्या है? तो ये एक प्रेम कहानी है। और मोनाकिया में क्या है? इसमें राजनीति के बारे में यानी कि राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और यही मोनाकिया पुस्तक ही है जिसको जला दिया गया था। इनकी पुस्तक को, किसकी? दांते की पुस्तक को जला दिया गया था। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है, एग्जाम में देखने को मिलता है कि दांते की किस पुस्तक को जला दिया गया था? तो वो पुस्तक कौन सी थी? मोनाकिया थी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर के कवि कौन से हैं? पेट्रार्क हैं। जो साहित्यकार हैं वो पेट्रार्क हैं। तो इन पेट्रार्क के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज
तो पेट्रार्क को जो है मानववाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रार्क को जो है मानववाद का जनक भी कहते हैं और पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेट्रार्क को कहा जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद में अब हम इनकी पुस्तकों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो पेट्रार्क साहब की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो वो पुस्तकें थी सोनेट्स टू लौरा। क्या है? सोनेट्स टू लौरा। इनकी सोनेट्स टू लौरा। दूसरी पुस्तक कौन सी है? अफ्रीका गीत। इसके बाद में तीसरी पुस्तक कौन सी है? फीमेलियर लेटर। ये 3 पुस्तकें हैं इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम सिर्फ आपके समक्ष मुख्य पुस्तकों को लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? हमने दांते की 3 पुस्तकें पढ़ी। कौन कौन सी थी? एक थी डिवाइन कॉमेडी, दूसरी कौन सी थी? वितनाव, तीसरी कौन सी है? मोनाकिया। लेकिन अब हम पेट्रार्क की पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो पेट्रार्क की पुस्तकें कौन सी हैं? एक है सोनेट्स टू लौरा, दूसरी है अफ्रीका गीत और तीसरी कौन सी है? फीमेलियर लेटर। तो फीमेलियर लेटर है। देखिए आपको ये आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये जो पेट्रार्क की पुस्तक है सोनेट्स टू लौरा और यहीं पर जो दांते की पुस्तक है वितनाव, इसमें अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो है इसकी नायिका के बारे में पूछ लेता है। वितनाव इनकी प्रेम कहानी है। किसकी है? दांते साहब की प्रेम कहानी है। वहीं पर ये है जो सोनेट्स टू लौरा है, तो ये किसकी प्रेम कहानी है? तो ये पेट्रार्क साहब की प्रेम कहानी है। तो इसमें अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप ये कंपेयर करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी पुस्तक किसकी है। तो इसमें आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्रेम कहानी तो दोनों है, लेकिन आपको अपने मन में अपने माइंड में सेट कैसे करना है कि कौन सी किसकी पुस्तक है। और है तो प्रेम कहानी दोनों, लेकिन पुस्तकों को आपको सेट करना है अपने हिसाब से। क्लियर हुआ? तो ये क्या है कि सोनेट्स टू लौरा है किसकी? पेट्रार्क साहब की। और ये क्या है? ये प्रेम कथा है। वहीं पर दूसरी पुस्तक है अफ्रीका गीत। तो अफ्रीका गीत में अफ्रीका के योद्धाओं के सम्मान में पेट्रार्क साहब ने ये पुस्तक लिखी थी। कौन सी? अफ्रीका गीत। पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी पेट्रार्क की किस पुस्तक में अफ्रीका के योद्धाओं के सम्मान में जो है पेट्रार्क ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये पुस्तक कौन सी है? अफ्रीका गीत। तीसरी कौन सी है? फीमेलियर लेटर। फीमेलियर लेटर में इन्होंने क्या किया है कि प्लेटो, अरस्तु, इनसे जो है एक काल्पनिक पुस्तक है। इन्होंने कल्पना करके जो है पत्राचार किया है। किससे? अरस्तु और प्लेटो से। क्लियर हुआ? अरस्तु और प्लेटो से मीन्स ये कल्पना करके कि हम उस समय पर थे, यानी कि जब प्लेटो अरस्तु थे तो उनसे उनका पत्राचार होता था। ये कल्पना करके अपने मन में इन्होंने क्या किया कि इन तीनों ये जो पत्राचार इन्होंने किया है तो इस पत्राचार वाले विचारों को इस पुस्तक में जो है लिख दिया। किसमें? फीमेलियर लेटर में। क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद में तीसरे कौन आते हैं? तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं या इन्हीं त्रिमूर्तियों में। तो इन्हीं त्रिमूर्तियों के अंतर्गत हमने 2 साहित्यकारों को कंप्लीट कर लिया। कौन से? एक है दांते साहब और दूसरे कौन से हैं? पेट्रार्क। कि दांते की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, किस पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। प्लस जो पेट्रार्क साहब हैं, पेट्रार्क साहब ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं और इनकी पुस्तकों में किसके किसके बारे में वर्णन किया गया है, हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। अब इसको आपको समय के साथ अच्छे से रिवीजन करना है। आप 2 से 3 बार अगर ये वीडियो चलते फिरते अगर देख लेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। ठीक है? तो अब तीसरे कौन से आते हैं? त्रिमूर्तिकारों में से कौन से बचे हैं? बुकासियो बचे हैं। अब हम बुकासियो के बारे में चर्चा करते हैं आपके साथ। तो बुकासियो ये कौन थे? तो ये पेट्रार्क के शिष्य थे। कौन? बुकासियो जो है पेट्रार्क के शिष्य थे, जो कि किस में आते हैं?
इतालवी साहित्य के त्रिमूर्ति के रूप में, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि बोकासियो जो है पेट्रार्क के शिष्य थे। इनको क्या कहा जाता है, इनको इतालवी गद्य का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इतालवी गद्य का जनक। अगर इतालवी गद्य के जनक की बात आती है तो किसको ऑप्शन में चूज करेंगे, तो बोकासियो साहब को चूज करेंगे। क्लियर हुआ ना। अब इनकी पुस्तकों के बारे में हम जानते हैं कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी। तो प्रमुख पुस्तकों में सबसे पहली पुस्तक है वो कौन सी है, डेकोमोरेन। क्या है, डेकोमोरेन। ये पुस्तक जो है किसने, व्यंग्य शैली में लिखी गई है, यानी हास्यास्पद कहानियां इसमें भी जो है वर्णित की गई हैं। प्लस क्या क्या वर्णन किया गया है कि इसमें जो है मानव स्वभाव के विभत्स रूप की 100 कहानियों के बारे में बताया गया है। यानी विभत्स रूप यानी कि बहुत भयानक रूप, मानव स्वभाव के कई सारे रूप होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे भयानक रूपों में से जो भयानक रूप हैं उससे संबंधित 100 कहानियां लिखी गई हैं। तो कौन सी पुस्तक है, डेकोमोरेन। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। क्या है, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। हिंदी में क्या कहते हैं, भगवान की वंशावली। इसमें जो है भगवान की वंशावली के बारे में वर्णन किया है, किसने, बोकासियो ने। तो पहली पुस्तक कौन सी है, डेकोमोरेन। दूसरी पुस्तक कौन सी है, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। क्लियर हुआ। तीसरी पुस्तक आती है फियामेंट। तीसरी पुस्तक क्या है, फियामेंट है। ये दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दर्शन से संबंधित है। तो इस तरह से जो त्रिमूर्तिकार थे, यानी त्रिमूर्ति जो थे, इतालवी साहित्य के त्रिमूर्ति, तो हमने जाना क्या कि इतालवी साहित्य की त्रिमूर्ति के रूप में 3 लोग जाने जाते हैं, दांते, पेट्रार्क और बोकासियो। तो दांते की जो पुस्तकें थी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। और पेट्रार्क साहब की, तो पेट्रार्क साहब की एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। कौन सी है, सोनेट्स टू लौरा है। दूसरी कौन सी है, सोनेट्स टू लौरा इनकी प्रेम कथा है। और दूसरी कौन सी है, अफ्रीका गीत। इसमें जो है योद्धाओं के सम्मान में ये पुस्तक लिखा है पेट्रार्क साहब ने। दूसरी कौन सी है, फीमेलियर लेटर है। इसमें काल्पनिक पत्राचार किया गया है। तो इस तरह से जो है पेट्रार्क साहब की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद में आते हैं बोकासियो। तो बोकासियो को हमने क्या बताया कि ये जो है पेट्रार्क के शिष्य थे। पहली चीज क्या थे, पेट्रार्क के शिष्य थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल करके आती है कि दूसरी चीज ये निकल करके आती है कि ये जो है, इनको जो है इतालवी गद्य का जनक भी कहा जाता है। तो अगर हम इनकी पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख पुस्तकों में पहली पुस्तक कौन सी आती है, डेकोमोरेन आते हैं। तो ये जो है एक कैसा ग्रंथ है, तो ये हास्यास्पद ग्रंथ है। ठीक है। इसमें मानव स्वभाव के 100 विभत्स जो है कहानियां दी गई हैं। और एक चीज और छूट रही है, इसी में ब्लैक डेथ के बीमारी के बारे में भी बताया गया है। यहीं से क्वेश्चन उठाता है डायरेक्ट कि बोकासियो की कौन सी पुस्तक में ब्लैक डेथ के बारे में वर्णन किया गया है। तो वो पुस्तक कौन सी है, डेकोमोरेन। क्लियर हुआ। तो पहली पुस्तक कौन सी है, डेकोमोरेन। दूसरी आती है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की वंशावली के बारे में इसमें दिया गया है। दूसरी कौन सी है, तीसरी है फियोमेंट। फियोमेंट जो है ये किससे संबंधित है, तो ये दर्शन से संबंधित है। अब आती है चौथे जो आते हैं, हमने तीनों जो है इतालवी साहित्य के त्रिमूर्तिकारों के बारे में हमने आपके साथ डिटेल में चर्चा किया। अब एक चौथे आते हैं, कौन से, मैकियावली। तो मैकियावली जो भी राजनीति से यानी कि पॉलिटिकल साइंस से जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ये मैकियावली से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो इनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं कि मैकियावली को जो है इन्होंने जो है राज व्यवस्था के बारे में लिखा था। ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिखा था। इसके बाद में इनको आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। किसको, मैकियावली को जो है आधुनिक चाणक्य की संज्ञा भी दी जाती है। और इनकी अगर मुख्य पुस्तकें हैं तो
तो मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पहली पुस्तक है द प्रिंस और दूसरी कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इसके बाद में तीसरी पुस्तक है आर्ट ऑफ वॉर और पांचवी पुस्तक कौन सी है? डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। तो मैकियावेली की मुख्य रूप से पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। जो भी हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ है, एक एक बुक के बारे में हमने आपसे चर्चा किया हुआ है, ये अब आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि बुक्स अभी जो है इनका पूरा साहित्य पड़ा हुआ है। अभी हम फ्रांसीसी साहित्य पढ़ेंगे, फ्रांसीसी साहित्य व उनके साहित्यकार, इंग्लैंड का साहित्य व उनके साहित्यकार, उन पर क्या क्या प्रभाव हुआ। तो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ बुक्स के बारे में डिटेल में हमें चर्चा करना है आपके साथ। तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी जो है समय के साथ रिवीजन करते रहिए, ताकि अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये जो लेक्चर है यानी ये पुस्तकें हैं, ये बोरियत नहीं महसूस होने देंगी। ठीक है, तो इनकी जो मैकियावेली थे, तो इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी? तो द प्रिंस, दूसरी थी हिस्ट्री ऑफ वॉर और तीसरी थी आर्ट ऑफ वॉर, फिर डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। तो इस तरह से मैकियावेली की ये प्रमुख पुस्तकें थी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन जाने के पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या कोई चीज क्लियर नहीं होती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे हम आपके द्वारा किए गए कमेंट्स के बारे में उसका आंसर दे सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और समय के साथ अपना रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।